बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। इकॉनमी के हवाले से एक अहम मामला यह है कि आईएमएफ ने आज फिगर जो रिपोर्ट में पढ़ रहा था उसमें यह था कि जो पाकिस्तान की जो रियल ग्रोथ है वो 1.5 है। गवर्नमेंट कहती है 4% की बात, बल्कि 5% की बात हो रही है। तो ये तजाद क्यों है, ये मामला क्या है? बल्कि जो आईएमएफ की रिपोर्ट है उसके मुताबिक तो हम रीजन में सबसे नीचे हैं इस हवाले से। तो इस पर जिक्र होगा। फिर बिलावल भुट्टो साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हम शहबाज शरीफ साहब के बयानिए को ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बयानिया समझते हैं, और पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ यह है कि शाहिद खाकान अब्बासी और मरियम नवाज़ साहिबा का बयानिया जो है वो मुस्लिम लीग नून का। तो ये जो डिफरेंस क्रिएट किया है पीपल्स पार्टी ने, इसकी वजह क्या है? साथ साथ मोहसिन शाह नवाज़ रांझा साहब ने गुज़िश्ता रोज़ एक टॉक शो में कहा कि 3 जून को पंजाब में जो है वो तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। तो अगर ऐसा हो रहा है तो फिर तो ये पीपल्स पार्टी के उसी मौक़िफ़ की हिमायत है जो वो कह रही थी कि जी पंजाब में और दीगर जगह पे टॉपल करते हैं। फिर जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के हवाले से आज हुकूमत ने, यानी सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर कानून शहजाद अकबर साहब, FBR, इन्होंने दरख्वास्तें दायर की, जिसे सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने एतराज़ लगाकर वापस कर दिया कि एक मामले के ऊपर चूँकि नज़रसानी भी हो चुकी है तो दोबारा नज़रसानी नहीं हो सकती। तो ये डेवलपमेंट है जो हो रही हैं। मेरे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वज़ीर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मोहतरम जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर सीनियर रहनुमा मोहतरम जनाब निसार खोड़ो साहब। और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन मोहतरम जनाब फैजुल्लाह कमोका साहब। कमोका साहब, ये ज़रा मुझे ये बताएंगे कि ये इबहाम मुझे ज़रा आप ये समझा दें, मामला क्या है? जो IMF के फिगर्स देखते हैं वो 1.5 की ग्रोथ बताते हैं, गवर्नमेंट कह रही है 4%, बल्कि 5%, उससे ज़्यादा की बात कर रही है। ये मामला क्या है? ये तजाद है या हमें कुछ समझ नहीं आ रहा इस चीज़ में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब आपका। तो ये मैं आपको बता दूं, इसके ऊपर काफ़ी पहले भी बहस हो चुकी है। तो जो गवर्नमेंट ने अपने फिगर्स दिए हैं उसमें जिस जिस सेक्टर के अंदर जो इजाफा हुआ है हमारे GDP के अंदर, हमने एक एक चीज़ को वाज़े किया है। और जैसे एग्रीकल्चर के अंदर इजाफा है उसको वाज़े किया है और वो सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने हैं। इसी तरह से जो हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई है उसके बारे में, जो हमारी फॉरेन रेमिटेंसेस बढ़ी हैं उसके हवाले से, जो हमारा करंट अकाउंट जो इस वक्त पॉजिटिव में है, वो ये सारी चीज़ें काउंट करके तो इस वक्त जो है वो तकरीबन 3.94% का हम जो है ना वो अंदाज़ा कर रहे हैं कि इस माली साल का अब 1 माह रह गया है। तो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल वाज़े हो जाएंगी सारी चीज़ें। हर चीज़ तो फिंगर टिप्स के ऊपर है। तो ये जो फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के फिगर हैं, फिर ये इतना फ़र्क उसमें क्यों कमोका साहब? देखिए, मुझे अभी IMF का नहीं पता कि उन्होंने किस बेसिस के ऊपर ये कहा है, तो उसको देख लूंगा तो फिर उसके बारे में बात करूंगा। और फिर रेवेन्यू टारगेट के हवाले से भी मुझे बता देंगे, क्योंकि अब तो 1 महीना रह गया है, जो फिगर्स थी उसको कहीं मीट कर रहे हैं हम? जी बिल्कुल। जो अभी जो रिवाइज्ड टारगेट है तो डेफिनेटली इंशाल्लाह ताला उसको मीट करेंगे, बल्कि उससे आगे जाएंगे। चलिए खुर्रम साहब, ये कमोका साहब का जो बात है उसको आप बाय करते हैं कि जी गवर्नमेंट ने इन सेक्टर्स में तरक्की की है, ये पता चल जाएगा और ग्रोथ इतनी होगी? शुक्रिया तारिक साहब। एक बुनियादी 2 बातें हमारे जहन में रहनी चाहिए। मैं भी मुईशत का एक अदना सा तालिब इल्म। जो हुकूमत के 2 पॉजिटिव बातें जो ये कहते हैं कि रेमिटेंसेस बहुत ज्यादा आई हैं बाहर से, और दूसरा करंट अकाउंट डेफिसिट, ये दोनों चीजें GDP को नहीं बढ़ाती तारिक साहब। इनका GDP ग्रोथ से कोई ताल्लुक नहीं है। ये इसका कोई एक इनडायरेक्ट बहुत ही कनेक्शन निकालेंगे अगर ये कोशिश भी करेंगे, लेकिन इन दोनों चीजों का GDP ग्रोथ से कोई ताल्लुक नहीं है। तीसरी बात यह है कि ये हुकूमत 2 दफा पाकिस्तान को और पार्लियामान को गुमराह कर चुकी है। पहले साल ग्रोथ रेट इन्होंने हमें बताया बजट के वक्त पे, जिसकी बुनियाद पर बजट पे सारी बहस हुई कि 3.3% पे GDP ग्रो किया है। लेकिन ठीक 8 महीने बाद इनको एतराफ करना पड़ा कि नहीं जी, वो तो 3.3 नहीं था, वो तो तकरीबन आधा था, 1.9%। तो अब हमें इस हुकूमत की बात पर एतबार करते हुए बड़ी मुश्किल पेश आ रही है, क्योंकि सिर्फ IMF ने 1.5 नहीं कहा, वर्ल्ड बैंक ने भी कहा कि बहुत ज्यादा पुश हुआ
तो 2% होगा। और ये बात भी बड़ी अजीबोगरीब है कि हर महीने फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो अपना एक तखमीना और एक इशारियों का कंपेंडियम जो है वो रिलीज करती है। ठीक। तो जो अप्रैल 2021 का जो मोस्ट लेटेस्ट, अभी मई खत्म नहीं हुआ, उसमें जो हाईएस्ट फिगर प्रोजेक्ट की थी वो 2.9% की थी। तो ये जो अचानक 1% बढ़ गया इसमें। 1% का जो जंप है, ठीक। ये बिल्कुल नाकाबिले यकीन और नाकाबिले यानी जस्टिफाई नहीं हो सकता। तीसरी बात देखिए, इन्होंने कहा कि जी अच्छा जी हमें देखें हमारी फसलें बहुत अच्छी हुई हैं। ठीक है, एक फसल अच्छी हुई है, लेकिन ये भी याद कर लें कि पिछले 30 साल में सबसे कम कपास की फसल भी इसी सीजन में हुई है, जो कि तकरीबन 5.7 मिलियन बेल्स की थी। तो ये जो नंबर्स हैं ये काबिले यकीन नहीं है। 2018-19 की तरह हम इनकी बुनियाद पर पूरी बहस कर देंगे, बजट डिबेट भी कर देंगे, और फिर हमें जो है वो 8 महीने बाद पता चलेगा कि जनाब ये तो नंबर ही गलत थे, ये तो ओवर एस्टिमेटेड थे। तो ये इनका रिकॉर्ड है। और कोई इशारिया जो है, मैं फिर दोबारा दोहरा दूं आपके नाजरीन के लिए कि रेमिटेंसेस से और करंट अकाउंट डेफिसिट पॉजिटिव होने से जीडीपी नहीं बढ़ता, उसका कोई ताल्लुक नहीं। ठीक। खोड़ा साहब, ये मैंने फिगर्स की बात इस वजह से पहले आपके सामने सारी रखती कि ये एक तो ये अदाद शुमार हैं जो हुकूमत के हैं, फिर अपोजिशन उसको क्रिटिसाइज करती है, दूसरा उसका इम्पैक्ट है आम लोगों के ऊपर। अब एज ए जो एक सियासत के तालिब इल्म की हैसियत से और एक जो जितनी बड़ी आपने पॉलिटिकल आपकी हिस्ट्री है, ये रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रहा? अगर अब हुकूमत के नंबर्स हैं वो ठीक हैं, और अगर वो नंबर ठीक नहीं है तो फिर ये इस तरीके से कब तक लोगों को जो है वो आगे पीछे करते रहेंगे? मैं अगर आपको ये बताऊं कि जी ये बजट एस्टिमेट्स जो बताए वो अगर पूरे थे और उन्होंने इतना ज्यादा साल में कमाया था, तो फिर सूबों को 100% रिलीजेस क्यों नहीं हुए? एनएफसी वाली बात कर अभी मैं आज देख के आया हूं कागजात, जब कल या परसों एपीसीसी की मीटिंग है, उसमें सिंध के तरफ आने वाली रकूमत में कोई ऐसी स्कीम नहीं थी, कोई ऐसा मद नहीं था जहां 100% रिलीजेस दिए जा चुके हों। 100% रिलीजेस का मतलब जो रखा गया अमाउंट था, जो अलोकेटेड अमाउंट था, उसका 100% भी रिलीज नहीं हुआ। ये सारी एस्टिमेट है, ये कागजात में लिखते हैं। अगर फज्ड फिगर्स भी देंगे, बनाए बनाए फिगर्स भी देंगे, तो मैं और आप चेक नहीं कर सकेंगे। मुझे तो अंदाजा इस बात का हो रहा है कि जी आज 26 तारीख है, 28 तारीख को एपीसीसी की मीटिंग है, हमें अभी तक वर्किंग पेपर पूरा नहीं मिला कि जी हम सूबे अपना कोई जवाब बना सकें। तो ये सारी चीजें कागजात में अपनी जगह पे होंगी। वजारत खजाना लगी हुई होगी कि जी वो कुछ ना कुछ ऐसी कोई फिगर बताए कि जी पिछले साल की 2% और -3% वाली बात से निकल के कुछ मुंह दिखाने के काबिल हों। लेकिन इंटरनेशनल रिपोर्ट्स नेगेटिव में आई हैं और हमारा अंदाजा भी यही है कि कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुई। ठीक। कमोका साहब, खोड़ो साहब कह रहे हैं कि, और खुर्रम साहब भी यही बात कह रहे हैं कि बातें कुछ हैं, फिगर्स कुछ हैं, निकलता कुछ और है। देखिए, मैं कह रहा हूं कि इस माली साल का सिर्फ एक माह रह गया है, तो बिल्कुल जो है वो सारे फिगर्स सामने आ जाएंगे। कुछ भी चीज छुपने वाली नहीं है। कहते जैसे अभी खोड़ो साहब निकलेगा उस वक्त जब तक साल गुजर चुका होगा, अगले साल के आखिर में पता चले। नहीं, इस साल ये एक महीना रह गया है। ठीक। जून के फौरन बाद जो है वो अब इतना टाइम नहीं लगता। अब तो मंथली बेसिस के मंथ ऑन मंथ जो है वो कह लें कि कंपैरिजन होता है हर चीज़ का। तो इस वक्त जो मैं आपको बता दूं कि जो हमारी प्रोडक्शन रही है एग्रीकल्चर में, उसमें 2.4% मजमूई तौर पे उसमें जो है वो इजाफा हुआ है। लेकिन कमोका साहब, ये जो खोड़ो साहब कह रहे हैं कि हमें देखें ना, चीनी इंपोर्ट करनी पड़ी, कपास की बात खुर्रम साहब ने की, उसके फिगर्स भी सामने हैं, बीच में और भी चीजें हैं। तो हमारा एग्रीकल्चर, मैं तो अभी इस साल की बात कर रहा हूँ। पिछले साल में वो आप सही कह रहे हैं। अभी इस बात को तो खुर्रम दस्तगीर साहब ने भी सेकंड किया कि गंदम की पैदावार जो है वो पहले पाकिस्तान में इतनी पैदावार कभी भी नहीं हुई। ये पाकिस्तान की हाईएस्ट जो प्रोडक्शन है वीट के हवाले से। फिर इसी तरह मेज़ के हवाले से मैं आपको बता दूं
कि मेज़ की भी प्रोडक्शन जो है इस दफ़ा रिकॉर्ड प्रोडक्शन रही है, और गन्ने की पैदावार भी इस दफ़ा रिकॉर्ड रही है, और जो है कपास के हवाले से बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसमें वो रिज़ल्ट्स नहीं आए जो रिज़ल्ट्स आने चाहिए थे, उसमें जो है वो बिल्कुल कमी देखी गई है। लेकिन ओवरऑल जब हम ज़रूरी इकॉनमी की बात करते हैं तो ओवरऑल उसमें जो है वो इजाफा है। और मैं आपको बता दूं, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसकी पैदावार में तकरीबन 8.9% का इजाफा है। फिर जो हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर है, एक्सपोर्ट्स जो हैं पाकिस्तान की कभी भी 24 अरब डॉलर से ऊपर नहीं गई हैं, और इस दफ़ा इंशाल्लाह 27 अरब डॉलर को टच करेंगी। और इसके साथ मैं बता दूं कि टेक्सटाइल सेक्टर की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो हाईएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान 17 बिलियन डॉलर इस साल होंगी इंशाल्लाह। ये 1 महीना रह गया है, 1 महीने के बाद आप प्रोग्राम रख ये जो लीजिएगा। फिर प्रोविंसेस को जो देने थे पैसे, जैसे सिंध कह रहे हैं जी हमें जो एनएफसी का पैसे हैं वो तो कम से कम दे दें, खोड़ो साहब कह रहे हैं 28 को मीटिंग होनी है, डॉक्यूमेंट अभी तक नहीं दिए हैं, सूबे जवाब तैयार करें, तो फिर ये सब कुछ अच्छा। इसका मुझे चूँकि मैं तो स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस को चेयर करता हूँ, ठीक, तो जो चीज़ें मेरे सामने हैं मैं उनके बारे में बात करूँगा। अभी ये इसमें जो सूबों को पैसे जाते हैं इसमें देर सवेर हो सकती है, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं इनको तो जाने हैं जो हमारा जो रेवेन्यू है उसमें से, ठीक है ना जी। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला हम ऑन टारगेट हैं, इंशाल्लाह ताला हम अपना जो रेवेन्यू टारगेट है वो आप देख लेंगे, 1 महीना रह गया वो भी हम अचीव करेंगे इंशाल्लाह ताला जो रिवाइज टारगेट है। और जो सूबों का हक बनता है वो किसी का हक रहने नहीं लगा, वो सब सूबों को इंशाल्लाह मिलेगा। ठीक है, मैं यहाँ एक वक्फा ले लूँ, वक्फे के बाद आते हैं तो तीनों मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जो है जारी रखते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। फैजुल्लाह कमोका साहब, खुर्रम दस्तगीर साहब, निसार खोड़ो साहब मेरे मेहमान हैं। इतने अच्छे टारगेट हैं, चीज़ें, फिर सवाल ये पैदा होता है कि इसका इम्पैक्ट लोगों पे क्यों नहीं आ रहा। हाँ, ये बात ये मैं खुर्रम साहब से इसके 2 हिस्से थे ना जी। जी एक तो हिस्सा मैंने आपसे पहले अर्ज किया, जो टेक्निकल इश्यूज थे इन स्टैटिस्टिक्स में, जो कि अब 2 साल ये हुकूमत मुस्तकिल जो है हमें मिसलीड करती रही है, पार्लियामान को भी। लेकिन जहां तक अवाम का ताल्लुक है, उनको इस माली साल में पाकिस्तान की तारीख की सबसे भयानक फूड इन्फ्लेशन देखने में मिली है। ठीक, यानी अब अगर आप ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के नंबर्स निकालें, सरकारी अदादो शुमार हैं, पिछले 12 हफ्ते से मुसलसल 20% से ज्यादा इन्फ्लेशन है पाकिस्तान के गरीब तरीन लोगों के लिए। पाकिस्तानियों की चीखें निकल गई हैं। अब जो सवाल है वो ये है कि जी ठीक है, आपने कहा जी गंदम की बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हुई है, लेकिन ये अजीब बात है इस हुकूमत के दौर में, और मैं इसे एक बेबरकती कहूंगा या बदनीयती कहूंगा कि रिकॉर्ड प्रोडक्शन ये हमें बताते हैं कि हुई है, लेकिन उसके साथ आटा मजीद महंगा हो रहा है। कराची में इस वक्त चीनी और आटे का पूरे मुल्क से ज्यादा हाईएस्ट कीमतें हैं जो कराची को पे करनी पड़ रही हैं। ये क्या वजह है? इसका मतलब ये है कि हुकूमत मैनेज करने के काबिल नहीं है। जो गंदम थी पिछले साल भी बहुत अच्छी फसल हुई थी, लेकिन फिर पिछले साल में ही जुलाई में ही हमें बता दिया वजीर फूड सिक्योरिटी ने कि 60 लाख टन गंदम जो है वो पंजाब से गुम हो गई है, स्मगल हो गई है, हमें नहीं पता कहां गई, जिसका नतीजा बराह रास्त हुआ कि आटा जो है 80 रुपए किलो तक गया और अब वही 70 से 80 के दरमियान है, उससे नीचे नहीं आया। चीनी के ऊपर बड़ी रिपोर्टें हुई, FIR हुई, लेकिन चीनी अभी भी 110 के ऊपर है, उसके नीचे नहीं आई। तो ये जो सारा कॉमन मैन के ऊपर जो इंपैक्ट है हाफिज साहब, वो कातिलाना इंपैक्ट है। ना सिर्फ उसकी गर्दन टूटी है बल्कि उसके जिस्म के टुकड़े हो गए हैं, और पहली दफा हम ये कह सकते हैं बहुत अरसे के बाद कि पाकिस्तान में भूख फैली है इस माली साल में। तो ये नंबर ठीक है, इसके ऊपर इसरार करें, जरूर करें, 3.94% हो गया, लेकिन जो आम आदमी है और गरीब तरीन तबका जो है वो तो अब वो और उसके बच्चे जो हैं वो भूखे सो रहे हैं। खोड़ा साहब, एक और मामला जो अब सिंध का है, जो ये पानी कहते हैं कि जिस सिंध को पानी की जो फरामी है उसमें जो कमी वाक़ई हो रही है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा अब आगे फसलों के ऊपर, और इसकी कितने नेगेटिव असरात होने? अब तरबेला के लिए जब मानसून का सीजन था तो उन्होंने फुल भर लिया था, फिर जब कोई गुंजाइश नहीं रही थी तो तरबेला में जो इनफ्लो होता था उसको आउटफ्लो करके दरिया में बहाते थे, क्योंकि वहां स्टोर नहीं कर सकते थे।
वो पानी आ गया और वो हमारे यहाँ आगे कहीं, उसको रोकने का कोई तरीका तो है नहीं। ठीक। और फिर ये भी जरूरी है कि वो समंदर में जाए, नहीं तो समंदर का पानी वापस आना शुरू हो जाएगा। चश्मा झेलम लिंक कैनाल का मुआहदा ये था कि जब सिंध की जरूरत पूरी हो तो उसके बाद चश्मा झेलम लिंक कैनाल खोला जाए। ठीक। लेकिन इरसा ने उसको छुट्टी दे दी। पंजाब का पानी है, पंजाब वाले कहीं पिए। मैं कह रहा हूं ये इरसा काम कर रही है सिंध वाटर अपोर्शमेंट अकॉर्ड के वजह से। इसका वजूद है वो अकॉर्ड जो हुआ था 1991 में। ठीक। और वो वकार उसकी वजह से इरसा का चेयरमैन उठा के और इरसा के उस वाटर अपोर्शमेंट अकॉर्ड की कॉपियां मुंह में फेंकता है मेंबरों के। हुकूमत बनती है आइन की वजह से, और हुकूमत उठा के आइन को फेंके, ये इस तरह का मसला है। इरसा ने क्यों इजाजत दी, हमारी जरूरत क्यों पूरी नहीं हुई, इरसा ये क्यों कह रहा है कि कोटली से नीचे पानी जाया हो रहा है, ये तो मुशर्रफ कहता था। ये वाले भी ऐसा ही जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। कॉटन के लिए पानी की जरूरत है, शुगर केन के लिए जरूरत है, और चावल लगाने के लिए जरूरत है, और पानी मुयसर नहीं है। आपने तरबेला डैम से इतने डिस्चार्जेस गलत टाइम पे क्यों किए? कमोका साहब, इस पे सिंध अगर में आप कमेंट कर कैनाल लें तो मैं ब्रेक ले लूँ। ये जो सिंध में पानी का मामला और ये खोड़ो साहब जो आपसे मैं गुजारिश करूंगा हाफिज साहब, एक आप किसानों का कोई प्रोग्राम रखें, उसमें देखें कि किसानों को जो है उनकी फसलों के पैसे मिले हैं या नहीं मिले। यानी अगर आप बात करें गन्ने की तो 300, यानी नून लीग के दौर में 180 रुपये रेट रखा हुआ था और किसान बेचारा 100 रुपये 120 रुपये बेचने पे मजबूर था। तो अब जो है वो उनको उनकी फसल का सही मुआवजा मिला है 300 रुपये के हिसाब से। इसी तरह जो गवर्नमेंट ने गंदम का रेट बढ़ाया है इस साल, तो पिछले साल भी बढ़ा था, इस साल भी बढ़ा है, तो किसानों को बिल्कुल उनके पैसे मिले हैं और वक्त पे मिले हैं। किसी को ये अब जरूरत नहीं है कि वो उनका पैसा रोक के तो 6 महीने बाद या साल महीने बाद उन बेचारों को जलीलो ख्वार करके तो पैसे दे। तो अब उनको पैसे मिले हैं, तो डेफिनेटली इन चीज़ों का भी जो फूड आइटम्स हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट आया है। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, जो पेट्रोल की कीमतें हैं पूरी दुनिया के अंदर, अगर आप मुआवजा कर लें तो पाकिस्तान में सबसे कम कीमत है पेट्रोल की। अपने खित्ते में ही आप मुआवजा कर लें। कमोका साहब, बांग्लादेश कल के मैंने साथ, फिगर श्रीलंका देखे हैं के कि साथ, मई 2020 इंडिया के से लेके और जी? जून 2021 तक 44 जवाब देना रुपए चाहता हूं। फी लीटर इजाफा हुआ है उसमें पेट्रोल हाफिज की साहब, जी खोड़ा साहब, आप कुछ कहें? हाफिज साहब जी। बात कट जाएगी, मैं जवाब अगर जी, मुझे जी। मौका दें तो। जी, अभी फरमाइए। पानी वाले मसले पे सर तो मैं मैंने ये बात कह रहा की था नहीं कि थोड़ा शुगर सा। केन की अगर रकम बढ़ी है क्योंकि शुगर केन की शॉर्टेज थी। जिन्होंने शुगर मिल लगाई है, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करके शुगर के मिल लगाई है, उसने अपनी शुगर मिल चलाने के लिए ज्यादा पैसे दिए काश्तकारों को, क्योंकि शुगर की पैदावार कम हुई थी। जब शुगर की पैदावार कम होगी तो जाहिर है प्राइस बढ़ेगी। रही बात कि नवाज शरीफ साहब के जमाने में या किसी और के जमाने में 180 था और कम बिक रहा था, क्योंकि उसमें वाफिर मिकदार में शुगर केन थी, वाफिर मिकदार में, और वो मिल ने इनकार किया था ज्यादा रकम देने से। मैं साहब इसमें कोई इनकी बड़ाई नहीं है, काश्तकार को क्यों पैसे नहीं मिलेंगे? मेरी बात सुन लीजिए हाफिज साहब। अगर गंदम की बात है तो मैं उस पे आऊं। गंदम की अगर बात सुन लें जी, हमने सिंध में 2000 रुपए रखा मन, वफाक ने रखा 1400 रुपए, फिर 1600 रुपए और फिर 1800 रुपए, लेकिन 2000 तक नहीं आए वो काश्तकार को। उसकी मेहनत की रकम वफाक ने नहीं दी। 1800 रुपया रखकर उन्होंने नहीं दी, 2000 होने चाहिए थी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट को उन्होंने महंगा इतना कर दिया है कि जो डीएपी की एक बोरी होती थी 3500 रुपए की, अब वो 5500 की मिल रही है। 5500, 5500 रुपया। ठीक जी, ये इतनी ज्यादा रकम मैं गुजारिश कर लूं करने में। ये जो मेरे भाई खोड़ो साहब बात कर रहे हैं, मैं बता दूं गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई थी इस दफा। जो शुगर मिल मालिकान थे वो नवंबर का पूरा महीना
जो है वो मिलें नहीं चलाते थे और जो गन्ना है वो किसान का पड़ा रहता था और किसान बेचारा मजबूर होता था इन मिल मालकान के हाथों सस्ता गन्ना बेचने पे। तो अब इस दफ़ा गवर्नमेंट ने कहा कि जो मिल अपना नवंबर के पहले हफ्ते में जो मिल नहीं चलेगी उस मिल को भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे और उसके लिए सज़ाएं मुकर्रर की जाएंगी, जिसकी वजह से जो है वो मिलें अपने वक्त पे चली, किसानों ने गन्ना अपने वक्त पे काटा, वक्त पे देना शुरू किया और जितना टाइम मिलें चलनी चाहिए थी उतना टाइम चली। कमोगा साहब ये पानी वाले पे जवाब दे दें तो फिर मैं खुर्रम साहब से कमेंट लूं फिर थोड़ी सी। शुगर मिले हैं किनकी, ठीक है, तो इस दफा जो 46% लोगों को फिर पैसे आपकी मिले तरफ हैं निकलेंगी फिर जहांगीर तरीन साहब और खुसरो बख्तियार साहब की जो है ना। जी खुर्रम साहब, ये जो कमोगा साहब का पॉइंट है कि चूंकि इंटरनेशनल जो है वो फूड प्राइसेस जो है ना वो बढ़ी हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर बढ़ी है। जी मुझे बता दें कि हमने कितना चिकन इंपोर्ट करते हैं मुल्क के बाहर से। चिकन क्यों 500 रुपए किलो हो गया, कमाल कर दिया। और कौन सी चीजें जो हैं पाकिस्तान में एक मुस्तकिल फूड इन्फ्लेशन इस वजह से बढ़ी है कि ये गवर्नमेंट जो है सिस्टमेटिकली माफियाज की सरपरस्ती करती है। ये शुरू हुए थे दवाइयों से, उसके बाद ये गए आटे पे, फिर ये गए चीनी पे, फिर हमने देखा पेट्रोल पे, आईपीपीज पे, फिर अब घी बीच में आया, अब बीच में जो है पोल्ट्री भी शामिल हो गई है। तो ये एक मुस्तकिल लिस्ट है, क्योंकि देखिए तमाम तर इनकी कलाबाजियों के बावजूद पाकिस्तान के अवाम के लिए चीनी 1 रुपया सस्ती नहीं हुई, आटा 1 रुपया सस्ता नहीं हुआ। जो अब 70-75 रुपए पे चला गया है उससे नीचे नहीं आ रहा वो। और इस 70 रुपए का अगर हम लोअर एस्टिमेट भी लगाएं तो 70 रुपए का मतलब ये है कि 1800 रुपए किसान से लिया जा रहा है, कंज्यूमर से अभी भी 2800 वसूल किया जा रहा है। ये क्या, ये कौन कर रहा है? ये वो माफियाज कर रही है जिनकी ये हुकूमत सरपरस्ती करती है। और ये जो मुस्तकिल यहां से पाकिस्तान से गंदम स्मगल हुई है, ये बड़ा सीरियस मामला है, क्योंकि बैक वक्त देखिए ये कभी नहीं हुआ। और इस तरफ इस हुकूमत के दौर में 2 ऐसी हैरान कुन बातें हुई हैं कि गंदम की फसल आती है और साथ ही आटा महंगा हो जाता है, ये हमने कभी नहीं देखा था। दूसरा ये है, ये भी हमने देखा है कि जब भी इश्यूज फूड इन्फ्लेशन के आते हैं, इमरान खान साहब नोटिस लेते हैं और कीमत मजीद बढ़ जाती है। और तीसरी चीज जो एक और भी ऐड कर दूं कि इस हुकूमत के दौर में पहली दफा हुआ है ये कि देहाती इलाकों में खाने पीने की महंगाई जो थी वो अर्बन यानी शहरी इलाकों से ज्यादा रही है मुस्तकिल, मंथ आफ्टर मंथ। हाफिज साहब अगर आप नंबर्स निकाल लें ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के, तो यहाँ ये जिस तरह कह रहे हैं कि ठीक है जी 1800 रुपए गंदम बढ़ गई की कीमत इन्होंने बढ़ा दी है, लेकिन जो बात खोड़ो साहब की है वो भी सुनने वाली है कि 1800 रुपए गंदम जो हुकूमत खरीद रही है वो किसान को डीएपी 5500 रुपए दे रही है। वो किसान को जो खाद की कीमत जो उसको 1200 रुपए मुस्लिम लीग नून के दौर में मिल रही थी उसको 2500 रुपए देनी पड़ी है डबल कीमत। तो उसके जो सारे इनपुट्स हैं उसके ऊपर जो बिजली की सब्सिडी थी वो इन्होंने हटा ली, तो किसान को बिजली की कीमत भी ज्यादा देनी पड़ रही है। तो वहां किसान का जो है फायदा वो असल जिस पे आज हमने शुरू किया था कि मुल्क में जो पूरा कंजम्पशन पैटर्न है वो कहीं से भी जस्टिफाई नहीं करता कि 3.94 के ऊपर ये जो शादियाने बजा रहे हैं। और कंजम्पशन पैटर्न जो है अगर बहुत ही इसके ऊपर जंप लगा लें तो पाकिस्तान में कंजम्पशन इन कीमतों के ऊपर जो चीनी की, घी की, आटे की, पोल्ट्री की है, दालों की है, उस पर कंजम्पशन कभी बढ़ नहीं सकती। इनके नंबर कह रहे हैं 16% कंजम्पशन बढ़ गई है, जिसकी वजह से इन्होंने 1% जो है वो बढ़ा दिया है। ये कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। और जिस तरह मैं फिर कहूंगा कि 2018-19 में कंजम्पशन बढ़ने का मतलब तो खुर्रम साहब फिर बाइंग पावर में इजाफा होगा तो कंजम्पशन बढ़ेगी। जी एब्सोल्युटली। तो ये यही तो कहीं से भी जस्टिफाई नहीं हुआ ना। बाइंग पावर तो पाकिस्तानी की मुस्तकिल कम हो रही है, जो महंगी दाल, महंगा आटा, महंगी चीनी, महंगा घी खरीद रहा है। और जिस तरह 2018-19 में हुआ था कि जून 2019 में हमें गलत फिगर दे दिया और फिर 9 महीने बाद जाके अगले साल जब बजट आने लगा था तब क्लियर किया कि 1.4% का फर्क था। तो अभी भी आप ये फर्क निकाल लें तो ये कंजम्पशन का भी नंबर निकाल लें इसमें से बाहर, तो आपको पता चलेगा कि IMF वर्ल्ड बैंक का जो एस्टिमेट है वो दुरुस्त है। और पाकिस्तान की ग्रोथ मैक्सिमम 1.5 से 2 के दरमियान है, कहीं से भी 4% नहीं है।
ठीक है, यहाँ एक वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं तो डिबेट को कंक्लूड करते हैं। ये भी पूछते हैं कि पीडीएम जो है क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग अब एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। बात करेंगे प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट में। वेलकम बैक नाज़रीन। वक्त कम है। फैजुल्ला कमोका साहब, खुर्रम दस्तगीर साहब, निसार खोड़ो साहब मेरे मेहमान हैं। खोड़ो साहब, थोड़ी सी हम सियासी ज़रा मामलात पे, आज बिलावल साहब ने कहा कि हम शहबाज शरीफ साहब के बयानिए को ही मुस्लिम लीग नून का बयानिया समझते हैं। ये जो शाहिद खाकान साहब हैं या मरियम नवाज साहब हैं, उन्होंने तो नहीं किए, लेकिन जो बाकी पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है वो कहते हैं कि जी उनके बयानिया जो है वो मुस्लिम लीग नून का बयानिया नहीं है, हम वही समझेंगे दुरुस्त बात जो शहबाज शरीफ की होगी। तो ये डिफरेंस आप क्रिएट कर रहे हैं या आपको नज़र आ रहा है? देखें, मैं समझता हूं पीएमएलएन को फिर सोचना चाहिए। वो इतने आगे बढ़ के सवालात फेंक रहे हैं जिससे इत्तेहाद बनेगा नहीं। इत्तेहाद नहीं बनेगा, अपोजिशन कमजोर होगी, अपोजिशन कमजोर होगी, हुकूमत मजबूत होगी। मैं अक्सर ये शाहिद खाकान साहब को ये कहने की बड़ी क्या जरूरत है कि जी दरवाजे बंद हैं। भाई, हम जम नहीं हुए, ये अलायंस स्ट्रगल करने के लिए था, एक दूसरे पर जिम होने का बात नहीं है। हमारे शोकाज ने हमारी एक जमात को पीडीएम से निकलने पर मजबूर कर दिया। हम फिर भी कहते रहे कि जी पीडीएम छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन तड़ातड़ मुतवातर हमले हो रहे हैं कि जी जैसे हमें पता नहीं क्या समझ रखा है। भाई, हम सब इज्जत से वहां पार्टिसिपेट करना चाहते थे, किसी के मरहूने मिन्नत नहीं है, किसी के सब्जुगेटेड नहीं है हम। बात यह है कि शुरुआत की मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में सेनेट की इलेक्शंस पर पीटीआई से लय दे करके और बिला मुकाबला सीटें जीत ली। उस पर न मरियम साहबा ने कुछ कहा, न मौलाना फजल रहमान साहब ने उनसे कुछ पूछा, और बस शीरो शक्कर हो गए। परवेज इलाही साहब को भी एक सेनेटर मिल गया, 5 उनको मिल गए पीएमएलएन को, 5 पीटीआई को मिल गए। ये अपने तौर पर जो फैसले किए जा रहे हैं उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। हमने सेनेट की इलेक्शंस के लिए सबके साथ बैठ के कहा था, हमने सबके साथ बैठ के कहा था कि हम इस्तीफा देने के हक में नहीं हैं, और सबने मान ली कि भाई इस्तीफा नहीं देनी चाहिए, और हम बाई इलेक्शंस में हरवा के पीटीआई को हरवा के उनको एक्सपोज कर पाए। सेनेट की इलेक्शन में दोनों इकट्ठे ज्वाइंट कैंडिडेट्स थे, उसमें एक दूसरे को मुबारकें दी। चेयरमैन की सीट पर अगर नवाज शरीफ साहब की पार्टी का कोई नाराज सेनेटर था और उसने अपने साथ 2-3 और सेनेटर इकट्ठे कर लिए, तो हम पर हमले शुरू हो गए कि हमने जी बाप से सपोर्ट दिए, हमने बाप से वोट दिए। आपने जो पीटीआई के साथ बैठकर अफवाह व तफहीम करके और काम कर लिया, उस पर किसी ने पूछा आपसे? उसके बावजूद भी हमें शोकाज नोटिस मिल रहा है। हम तो तैयार थे लॉन्ग मार्च के लिए। लॉन्ग मार्च के लिए कभी ये कंडीशन नहीं थी कि जी पहले आप इस्तीफा देंगे और उसके बाद लॉन्ग मार्च होगा। अचानक मामला शुरू हो जाता है, तो उन्होंने खुद ही अपने लिए नुकसान उठाया है, उन्होंने खुद नुकसान किया है पीडीएम का, और जिन्होंने इल्जाम लगाया पीपुल्स पार्टी पर उनको सोचना चाहिए। खुर्रम साहब, खोड़ो साहब की बात जो कहते हैं ये तासुर बन गया है या ये कि जी आप जो है वो पीपल्स पार्टी को आने नहीं देना चाहते पीडीएम के अंदर, आप बड़ा रिजिड स्टांस है आपका, दरवाजे बंद कर दिए हैं, आपको सूट नहीं करती पीपल्स पार्टी अब पीडीएम में, ये क्या मामला है? नहीं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। हमें पीपल्स पार्टी को पीडीएम में हम लाना चाहेंगे, इसलिए भी कि पीडीएम को चारों सूबों की नुमाइंदगी जरूरी है उस इत्तेहाद में, ठीक, और सबका वहां मौजूदगी जरूरी है। सिर्फ जो कंफ्यूजन और तलखी पैदा हुई वो जो होती है वो ओहदों पे हुई। पीडीएम चूंकि इंतखाबी इत्तेहाद नहीं था, एक तहरीकी इत्तेहाद था, लेकिन जब उसके अंदर ओहदे आना शुरू हो गए और सेनेट की सीटें आना शुरू हो गई, उसके ऊपर जरूर एक तलखी हुई, मैं उसको नहीं दोहराऊंगा। लेकिन अब शहबाज साहब ने एक इनिशिएटिव लिया है 2 दिन पहले कि आने वाले बजट सेशन के लिए ऑपोजिशन को इकट्ठा किया, जिसमें तमाम पीडीएम की जमातें भी शामिल थी, लेकिन वो पीडीएम का ज़ाहिर इत्तेहाद नहीं था, वो खाना नहीं था। उन्होंने बजट सेशन के लिए सबको इकट्ठा किया है, एक मुस्बत जज्बात पैदा हुए हैं। तो मुझे ये उम्मीद है कि चाहे इस जो आने वाला इजलास है गालिबन हफ्ते के रोज होगा,
उसमें अगर पीपल्स पार्टी शिरकत नहीं भी करती, लेकिन जब बजट सेशन में रोजाना की बुनियाद पे हम इकट्ठे होंगे और मुश्तरका स्ट्रेटजी तय करेंगे इंशाल्लाह, तो फिर पीपल्स पार्टी की पीडीएम में वापसी की राह हमवार होगी। इस वक्त शहबाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून के मुंतखब सदर हैं, वो बतौर सदर भी अपनी पॉलिसी बयान करते हैं और वो पीडीएम के हिस्सा लेने के लिए भी अब वही चूंकि रिप्रेजेंट करेंगे, तो पीडीएम की जब मीटिंग होती है तो मुझे ये उम्मीद है कि उससे एक मुस्बत पहलू बाहर आएगा। तो खुर्रम साहब, फिर बिलावल साहब की बात को तो आप इंडोर्स करते हैं कि इंडोर्स करते हैं बिलावल साहब की बात को कि शहबाज शरीफ साहब का बयानिया ही मुस्लिम लीग नून का बयानिया होगा और वही फिर पीडीएम में उनका मौकिफ हम समझेंगे? जी, यही बात है कि जो पीडीएम है वो उसमें दूसरी जमातें भी शामिल हैं, वहां सिर्फ मुस्लिम लीग नून नहीं है, तो लिहाजा वहां हम अपनी राय तो देंगे, लेकिन वहां एक मुश्तरका तौर पर गुफ्तगू होनी है। जिस तरह इस हालिया तलखी से पहले पीपल्स पार्टी भी वहां मौजूद थी और गुफ्तगू के बाद एक मुश्तरका लाएमल डिसाइड होता था, तो हम अपनी बात जरूर करेंगे जाके। पीडीएम का एक फर्क नुक्ता नजर हो सकता है, लेकिन मुस्लिम लीग नून का बड़ा क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें पहले तो पार्लियामान में इकट्ठे होकर इस हुकूमत के बजट को की बहुत सख्त मजामत करनी है और फिर उस जो मुस्बत जज्बात पैदा हुए हैं उनको इस्तेमाल करते हुए हमारी ये ख्वाहिश होगी कि पीपल्स पार्टी और एएनपी दोबारा पीडीएम का हिस्सा बने और इस हुकूमत ने जो कि गरीब दुश्मन और तरक्की दुश्मन हुकूमत है, इसकी हम मजामत करके जल्द अज जल्द इंतखाबात तक पहुंचे। तो खुर्रम साहब, जो शाहिद साहब ने कल बयान दिया कि जी अगर पीपल्स पार्टी पीडीएम में आए तो नया सेक्रेटरी जनरल ढूंढ लें, तो फिर ये थोड़ा सा जज्बाती, थोड़ा सख्त किस्म का बयान है? जी, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उसमें एक वजन है। आप ये नहीं कह सकते कि उसमें वजन नहीं है, उसमें एक वजन है, लेकिन वो पॉइंट ऑफ व्यू अपना इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस आने वाली पीडीएम की जो सरबराही इजलास है उसमें रखेंगे और फिर जब मौलाना साहब होंगे, बलूचिस्तान की पार्टियां होंगी, खैबर पख्तूनख्वा की पार्टियां होंगी, वो सब मिलकर इसके ऊपर अपनी राय देंगे और मुझे यकीन है कि शायद साहब भी जो मुश्तरका राय होगी उसका एहतराम करते हुए पीडीएम को आगे लेकर चलेंगे। हाफिज साहब, तो मुकद्दस साहब, आपके यहाँ फिर कल कोई 15 एमपी अलहदा हो, जहांगीर तरीन साहब ग्रुप के अलावा कोई इकट्ठे हो रहे हो, कहते हैं जी हम उस्मान बुजदार साहब से मिलेंगे, हमारे मसाइल हल ये। आप मुझे पूरा टाइम नहीं दे रहे। प्रेशर ग्रुप्स जो है ना वो और बन रहे हैं आपकी पार्टी में? नहीं, ऐसा कोई भी चक्कर नहीं है। पहले तो जो आप मौजूद डिस्कस कर रहे हैं उसके ऊपर बात कर लें। इस हवाले से भी मैं आपको बता देता हूँ, हमारी पार्टी के अंदर लोगों ने राय का इजहार ज़रूर किया, लेकिन किसी भी मौके के ऊपर उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इमरान खान साहब की क़यादत के ऊपर एतमाद नहीं करते। अब दूसरी तरफ नून लीग में देख लें, एक तरफ चचा जान जो हैं वो रात को अपोजिशन पार्टियों को इकट्ठा कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी को भी बुला रहे हैं, दीगर अपोजिशन जमातों को भी बुला रहे हैं और अगले दिन ही सुबह जो है वो अदालत के सामने मोहतरमा मरियम नवाज साहबा जो हैं वो तोप के गोले से इस सारे जो उनकी रात की जो उनकी कार्रवाई थी उसको उड़ा देती हैं। तो पहली बात तो ये है कि इनके अपने घर के अंदर इतना फसाद बर्पा हुआ है और हमारे नून लीग के दोस्त कंफ्यूज्ड हैं कि उन्होंने क्या लाया अमल इख्तियार करना है। पीपल्स पार्टी भी यही देख रही है कि पहले तो ये आपस में कोई मामला तय कर लें तो फिर उसके बाद जो है वो देखा जाए। अब इन्होंने नई शर्त लगा दी है मुस्लिम लीग नून ने, शहबाज शरीफ को बेसिकली नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी जो हैं वो लीडर नहीं देखना चाहते, जो हकीकत है वो ये है। और उन्होंने अब ये पाबंदी लगाई है, जो गैर रस्मी इजलास हुआ है आज पीडीएम का, उसमें उन्होंने कहा है कि जब तक पीपल्स पार्टी वापस उसी जगह पे नहीं जाती जहां से उन्होंने स्टार्ट लिया था, यानी यूसुफ रज़ा गिलानी को इस्तीफ़ा देना पड़ेगा कायदे हज़्ब इख्तिलाफ के ओहदे से जो सेनेट में उनके पास है, फिर उसके बाद उनको शामिल करने के बारे में सोचा जाएगा। तो ये मैं समझता हूँ कि एक सियासी जमात की तौहीन है और इसी तरह के अल्फाज जो हैं वो एएनपी के बारे में भी कहे गए। तो उन्होंने दोनों पार्टियों ने कहा कि हम कौन सा दौड़े जा रहे हैं इनकी मोहब्बत में कि हमने ज़रूर पीडीएम में शामिल होना है या हमारी कोई ट्रेन छूट रही है, हमें कोई ऐसा जैसी ज़रूरत नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम मेंबर्स इंटैक्ट हैं, खा वो सूबा पंजाब हो, खा वो केपी हो या मरकज की हुकूमत हो। इंशाअल्लाह शॉर्टली एक चीज़ और ये कि जहांगीर तरीन साहब की जो रिपोर्ट थी जो अली जफर साहब बना रहे थे
वो राजा रियाज साहब ने पहले ही लीक कर दिए, वो कहते जी हमारे हक में रिपोर्ट आ गई। उन्हें किसने बताया? अली जफर साहब ने बताया या इमरान खान साहब ने बताया? ये अभी तक तो जब ऑफिशियली रिपोर्ट आएगी तो सब लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। अगर और इस पे खान साहब का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, ना सिर्फ जहांगीर तरीन साहब के बारे में, अपोजिशन के जो लोग इस वक्त एहतसाब का सामना कर रहे हैं, तो खान साहब का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि जो कसूरवार होगा उसको सज़ा मिलेगी और जो कसूरवार नहीं होगा उसको बिल्कुल जो है वो किसी भी इंतकामी कार्रवाई का किसी को निशाना नहीं बनाया जाएगा किसी सूरत में। ठीक, मैं इससे पहले खोड़ा साहब की तरफ जाऊं, मैं खुर्रम साहब को कहते हैं आपके घर में फसाद है, कमोका साहब कह रहे हैं घर में फसाद तो असल में काबीना में है, जहां बार बार लोग चोरी करते हैं, पाकिस्तान के अवाम की जेबों पर टाका डालते हैं और उन्हें फिर इमरान खान साहब NRO दे देते हैं। पहले दवाइयों का मामला हुआ, वजीर साहब को निकाला गया, आज वो उस पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं। इसी तरह बार बार हम देखते हैं, आज चीनी वालों को भी NRO है, आटे वालों को भी NRO है, वो अभी तक पंजाब की काबीना में और वफाकी काबीना में बैठे हुए हैं। पेट्रोल वालों को NRO है, IPP वालों को, जो IPP के जो 2 सबसे बड़े बेनिफिशियरी थे वो तो काबीना में बैठे हुए थे चंद हफ्ते पहले तक। तो यहाँ एक मुस्तकिल लॉन्ग लिस्ट है NROs की। NRO से क्या मुराद है, यानी हुकूमत एक्शन नहीं करती। देखिए, शहबाज शरीफ को 7 महीने जेल में रखा बगैर शवाहिद के, कितनी जेल काटी है यहाँ PTI ने, और जिन लोगों को गिरफ्तार भी किया पंजाब में, दिलचस्प बात यह है कि उनको उसका इनाम दिया गया कि वो दोनों साहिबान आज वजीर है, उनमें एक सीनियर वजीर है जो नैब ज़दा है, जो नैब की उस पे बेल पर है, वो सीनियर वजीर है हमारे भाई। तो ये इन हुकूमत का जो असल कॉन्डक्ट है इस मामले में वो यही है कि ये माफिया की सरपरस्ती करते हैं, उन्हें इजाजत देते हैं, फिर उनके खिलाफ कोई रिपोर्टें करके फिर बाद में कहते हैं अच्छा जी ठीक है अब तो ये मामला खत्म हो गया। यही वजह है कि चूंकि किसी को सजा नहीं मिलती, जो जिम्मेदारान है उनका दुरुस्त तयन नहीं होता, जिसकी वजह से ना चीनी की कीमत कम हुई, ना आटे की कीमत कम हुई, ना घी की कीमत कम हुई, ना पोल्ट्री की कीमत कम हुई। हर चीज जो है वो जाके रिकॉर्ड, और पाकिस्तान के अवाम जो है, जो असल बात है, वो भूख से बिलबला रहे हैं। वो अपने बच्चों को स्कूलों से, लोग, ये मैं आपको बतौर मुंतखब नुमाइंदा बता रहा हूं कि लोग अपने बच्चों को स्कूलों से निकाल रहे हैं क्योंकि उनके पास फीस देने के पैसे नहीं रहे, उन्हें अपने बच्चों को खाना खिलाना है। तो बहुत सीरियस सूरत हाल है और इसीलिए ये जरूरी है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अपोजिशन जो है वो तमाम तर जो भी हालिया तलखी हुई है उसके बावजूद इंशाल्लाह इस बजट सेशन के दौरान ही इकट्ठी होकर इस हुकूमत के खिलाफ मजामत करेगी। खुर्रम साहब, ये एक और में कि मोहसिन शाह नवाज रांझा साहब ने कहा कि 3 जून को तहरीक अदम एतमाद ला रहे हैं पंजाब के अंदर, क्या ऐसा कुछ हो रहा है? जी, मोहसिन साहब गालिबन मुझसे ज्यादा बाखबर है, लेकिन पार्टी में ऐसी कोई ना ही कोई तहरीक है और ना ही ऐसी खबर है। जो जब भी ये हुआ, अल्लाह ताला के करम से पंजाब असेंबली में मुस्लिम लीग नून के 166 अरकान सूबाई असेंबली मौजूद हैं, तो मुस्लिम लीग नून की बाकायदा तहरीक के बगैर ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जा सकता। खोड़ा साहब, अब ये कंक्लूडिंग रिमार्क्स सर आपके, खुर्रम दस्तगीर साहब ने बड़ी पॉजिटिव बात की। वो कहते हैं हम चाहते हैं पीपल्स पार्टी जो है वो PDM में हो, देखना चाहते हैं, ज्वाइंट जद्दोजहद करना चाहते हैं, इस हुकूमत को घर भेजना चाहते हैं और बजट के मौके पे उन्हें उम्मीद है कि सब इकट्ठे हो जाएंगे। आपका पॉलिटिकल विजन क्या कहता है कि अपोजिशन का सर्वाइवल भी इसी में है कि वो एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो? मैं उनके मुसब्बत ख्याल का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने महसूस किया है कि अपोजिशन, डिवाइडेड अपोजिशन किसी काम की नहीं रहेगी। हम अपने तौर पर या कोई अपने तौर पर करता रहेगा लेकिन मुश्किल होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि जितनी भी जदोजहद हुई, मैं अवाम को सलाम पेश करना चाहता हूं, उनका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि अपोजिशन की बात से वो सहमत हुए, उन्होंने हमारे साथ एग्री किया और इमरान खान की हुकूमत में जितने भी बाई इलेक्शन हुए हैं उसमें PTI बुरी तरह से हारी है, चाहे वो सिंध हो, चाहे पंजाब हो, चाहे KPK हो। ये एक मिसाल है कि इमरान का खेल खत्म है। बाई इलेक्शंस में हारना पता चलता है कि जी जनरल इलेक्शन में क्या हुआ था। इस लिहाज से मैं अर्ज कर रहा हूं कि जितनी भी जद्दोजहद की हमने, आगे बड़े लोगों की बात है, वो हमें बुलाते हैं, नहीं बुलाते, हमें दरवाजे के बाहर बिठाते हैं या जो कुछ करते हैं,
सही बात है, हमने हर एक के साथ इज्जत के साथ चलना चाहिए, इज्जत के साथ। हमने जो कहा वो सही कहा, खुलकर कहा। रॉन्ग रिएक्शन किसी और जगह से आया है, चाहे वो PMLN का इसकी कहे रेमेडी हो या जाएगी मौलाना थोड़ा सा साहब का कहे। अब रेमेडी हो जाएगी इसकी? अगर इस तरह के बयानात आएंगे तो फिर कैसे होगी? नहीं, लेकिन अगर खुर्रम साहब जैसे बयान आएंगे तो फिर तो हो जाएगी ना। खुर्रम साहब के जब बयानात की कोई उस पार्टी में रिकग्निशन हो तब ना। ठीक ठीक ये खोड़ो साहब उहदेदार सही कुछ फरमा और रहे बोल हैं। ठीक। खोड़ो लेकिन साहब आप सही होपफुल फरमा हैं? रहे हैं। दिलाता हूं कि रिकग्निशन है, इस पे बड़ी संजीदा सोच है इस मामले में। चलें थोड़ा सा माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। तो आप हमने बनाई थी PDM आपसे मिलकर, ठीक हमने ही बनाई थी। मेजबानी के फराइज हमने ही अंजाम दिए थे कि कुछ इकट्ठे हो जाएं। जी, तो इंशाल्लाह जरूर इकट्ठे होकर पाकिस्तान के ऊपर ये जो अजाब आया है महंगाई का, अभी तारिक साहब आपने ठीक है, खुर्रम खारजा साहब। पॉलिसी बिल्कुल डिस्कस नहीं की, ठीक उसका भी एक इनहदाम ठीक है, हमें खुर्रम साहब। देखने में मिला है। ठीक। ये सारे इश्यूज जो है इतने संजीदा है कि इस पर ऑपोजिशन का इकट्ठा होना नागुज़ीर है, ताकि हम ना सिर्फ PTI की हुकूमत का मामला है तारिक साहब, बल्कि इस हाइब्रिड निज़ाम का मामला है जिसका तजर्बा इमरानी बिल्कुल नाकाम हो गया। फैजुल्लाह साहब, लास्ट सेंटेंस सर, वक्त खत्म हो रहा, इकट्ठे हो रहे हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी, आप देख रहे हैं। ये आप भी लिख के रख लीजिए, तो मेरे साथ बात कर लीजिएगा। जिस दिन इकट्ठे हों तो फिर उस दिन हाफिज साहब मुझे कॉल करके ज़रूर बताइएगा। तो जो तोपों का रुख मरियम नवाज साहबा ने किया हुआ है, मेरे भाई हैं खुर्रम दस्तगीर साहब, तो आज के इनके बयानिए के बाद मैं तो समझता हूँ कि इनके लिए भी गुंजाइश कम हो जाएगी। क्यों नहीं फंसा तो मेरे भाई हैं, मैं तो चाहूँगा कि ये पार्लियामेंट में अच्छे तरीके से रहें। तो जो है ना, वो जो ये बात कर रहे हैं, ये बयानिया जो है वो मरियम नवाज कह का रहे नहीं इकट्ठी है। तोपे और चलाने वाले हम सब मिलके जो है ना, और आपकी तरफ रुख होने वाला है कमोगा साहब। ये बिल्कुल मैं मानता हूँ, ये तोपे इकट्ठी चलाएंगे, लेकिन गोले इनके एक दूसरे को ही लगेंगे, एक दूसरे के ऊपर चलाएंगे। खुर्रम आप दस्तगीर देख रहे साहब, हैं निसार जैसे खोड़ा तोपे ये साहब, चला रहे हैं फैजुल्लाह आजकल। कमोगा साहब, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।